बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको गॉस थ्योरम का एक और डेरिवेशन कराऊंगा। ये डेरिवेशन है एक समान आवेशित गोली कोष अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर। स्फेरिकल सेल जैसा कि आप जानते हैं अंदर से खोखला एक गोला होता है, उसे सेल कहते हैं। जैसे खोखली बॉल होती है, बच्चे आप खेलते भी होंगे, जो बॉल होती है जो अंदर खोखली हो उसे हम सेल कहते हैं, स्फेरिकल सेल कहते हैं। अथवा कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग यानी चालक गोला, यानी गोला अंदर से ठोस होगा लेकिन वो उसका जो पदार्थ होगा वो चालक पदार्थ का बना हुआ होगा। इन दोनों की कंडीशन ये है कि जो भी इनको आवेश दिया जाता है वो इनके ऊपरी पृष्ठ पर ही एकत्रित हो जाता है। स्फेरिकल सेल अंदर से खोखला है तो उसको जो आवेश देंगे वो उसके पृष्ठ पर ही होगा ऊपर की तरफ, और जो चालक गोला होगा उसमें भी अंदर की तरफ आवेश नहीं जाएगा, उसका भी पूरा आवेश उसके आउटर सरफेस पर होगा। यानी चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर ऑलवेज resides on the outer surface of the spherical cell or the conducting sphere. Let there is a spherical cell or conducting sphere of radius r whose center is O. A plus q charge is given to the sphere, so this resides on the outer surface of the sphere or the cell. Then its surface charge density sigma equal to q upon 4 pi r square. R is the radius. Now we have to find the electric field intensity due to this spherical cell or the conducting sphere at a distance r from its center. यानी इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दास्ता बाहर की ओर रेडियली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट due to this charge will be always in outward direction due to positive charge, and the electric field intensity is perpendicularly outward direction. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल r त्रिज्या की गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। गॉसियन गोलीय पृष्ठ ये होता है जो हमने पीछे भी आपको कई दोनों डेरिवेशन में बताया है। तो इसमें जो गोला है ये स्फीयर है, इसलिए इसके चारों तरफ जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो भी स्फेरिकल होगा। तो इसकी त्रिज्या या रेडियस स्मॉल r है, तो इस बिंदु पर इसका एक स्मॉल सरफेस एरिया लेते हैं ds, जिसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है E और ds, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी इनके बीच में एंगल 0 है। तो गॉस की थ्योरम से इस स्फेरिकल सेल के अंदर यानी गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज q है, इसकी रेडियस r है। तो फ्रॉम द Gauss theorem, phi electric flux residing coming out from this spherical cell is equal to phi is equal to E dot ds is equal to q upon epsilon 0। अब एक कंडीशन आती है कि यदि ये जो पॉइंट है नंबर फर्स्ट P is outside the sphere means r is greater than r, यानी कि जो पॉइंट P है वो हम स्फीयर के बाहर लेते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी E इंटू इसका जो सरफेस एरिया होगा इस गॉसियन पृष्ठ का, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, r स्मॉल लेंगे q अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। This is the electric field intensity due to the spherical cell or the conducting sphere at any point P at a distance r where r is greater than small r, यानी जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस से ज्यादा है। या जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं Q is equal to सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
into sigma into 4 pi r square upon small r square. 4 pi से 4 pi cancel and electric field intensity this is equal to 1 upon epsilon 0 sigma r upon small r square. It means spherical सेल या कंडक्टर स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. नाउ सेकंड कंडीशन जो बनती है दैट इज इफ P इज ऑन द सरफेस यानी R is equal to R, then from these two formula we get out E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon capital R square. R is the radius, that will be equal to E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. तो यार हम इसमें स्मॉल आर की जगह भी आर रख देते हैं तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. इट मींस एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, डिपेंड्स ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. देन अब इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है. थर्ड कंडीशन है कि यह जो पॉइंट P है दैट इज इनसाइड द सेल. जब पॉइंट P सेल के अंदर होगा यानी R इज लेस देन R, देन क्योंकि हम जानते हैं स्फेरिकल सेल अथवा कंडक्टिंग स्फीयर यानी चालक गोले के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक टोटल आवेश शून्य होता है. तो फ्रॉम द गॉसियन फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0. लेकिन यहां पर Q का मान 0 है, अतः E डॉट ds इज इक्वल टू 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0. अतः हम देख रहे हैं कि गोले के अंदर या स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यानी विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है. इसको आप याद रखेंगे. कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज 0 एंड एट द सरफेस इट इज कांस्टेंट एंड एट आउटर पॉइंट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. अब इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो इस तरीके से ग्राफ आएगा. ये सेंटर है आपका, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होता है. E और R के बीच अगर ग्राफ खींचें तो इस तरीके से मान लीजिए सेंटर है O, तो यहाँ पर ये शून्य है. इसके बाद एकदम यहाँ पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये घटना शुरू होगा 1 अपॉन R स्क्वायर के हिसाब से. इट इज आउटर पॉइंट P. इस तरीके से आपका ये ग्राफ आएगा E और R के बीच. इस तरीके से आप किसी भी स्फेरिकल सेल या कंडक्टर स्फीयर के कारण उससे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं. समाप्त हो चुका है. अब मैं इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल कराऊंगा. न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 18 जो कि एक 10 सेंटीमीटर बुझा के एक वृत्त के केंद्र से ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर पर एक बिंदु आवेश प्लस 10 माइक्रोकूलम रखा है. इस वर्ग से होकर जाने वाला नेट विद्युत फ्लक्स क्या होगा. यानी देयर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड अबव विच from its center at 5 centimeter there is a point charge 10 microcoulomb and find out the electric flux passing through this square. इसके लिए हम मानते हैं, मान लीजिए कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसके ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर पर एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है
तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस बल्ब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाता है। तो हम इस बल्ब को एक घन की भुजा मान सकते हैं। इस तरीके से ये मान सकते हैं कि ये एक घन का भाग है और ये आवेश घर के केंद्र पर रखा है। तो इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है ये, यानी केंद्र से, यानी कि इस घन के अंदर ये आवेश रखा हुआ है जिसका मान Q = 10 माइक्रोकूलम है, यानी 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम। क्योंकि घन की 6 भुजाएं होती हैं तो घन की किसी एक भुजा से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स टोटल फ्लक्स का 1/6 पार्ट होगा। यानी जो ये नीचे वाला वर्ग है ये एक हिस्सा है आवेश का, उस घन का, तो इसी पूरे घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा फाई = कुल फ्लक्स Q/ε0। टोटल चार्ज Q का 1/ε0 गुना होता है। अब चूंकि वर्ग एक साइड है इसकी, यानी 6वां हिस्सा है टोटल फ्लक्स का, तो वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, the flux passing through the square or one side of the cube, that is equal to phi dash 1/6 phi, यानी 1/6 Q/ε0, यानी 1/6 10 × 10⁻⁻⁶ upon 8.85 × 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है आपका 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ये इसका मान आ गया, जो कि इस वर्ग के एक भुजा से होकर के, यानी घन की एक भुजा से होकर के गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 20, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। ये क्वेश्चन AIPMT स्क्रीनिंग में 2011 में भी आया है, इसी टाइप से संबंधित। तो ये किसी बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। सेकंड, बिंदु आवेश का मान, यानी कि आपको दिया गया है कोई आवेश Q किसी बिंदु पर रखा है, इसके चारों ओर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। अब इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है फाई, दैट इज इक्वल टू -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपको ज्ञात करना है कि यदि इसकी त्रिज्या, ये अभी त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर है, अब इसको अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यानी 20 सेंटीमीटर कर दी जाए, तो फ्लक्स कितना मिलेगा। हम जानते हैं गॉस की थ्योरम बताती है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर कुल आवेश का 1/ε0, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस, गॉसियन सरफेस, इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब ये जो पहली सरफेस थी वो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या की थी, इसमें फ्लक्स के लिए त्रिज्या की कोई आवश्यकता नहीं होती, या 10 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर हो, लेकिन आवेश का मान नहीं बदलेगा तो फ्लक्स का मान भी नहीं बदलेगा। अतः यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फिर भी इतना ही -1.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही होगा, यानी कि इसमें आवेश का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं बदलेगा। अतः आप ध्यान रखें कि अगर आवेश किसी भी पृष्ठ से नहीं परिवर्तित हो रहा है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उसकी त्रिज्या दुगनी, तिगुनी, चौगुनी,
10 गुना कितनी भी बड़ी कर दी जाए या कितनी भी छोटी कर दी जाए, अगर उसके अंदर जो आवेश रखा है वो नहीं परिवर्तित है तो फ्लक्स भी परिवर्तित नहीं होगा। सेकेंड, हमें आवेश का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला है आपका गॉस थ्योरम का, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो Q इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई का मान दिया है -1.0 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन 0 का मान है आपका 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम। ये सॉल्व करने पर आ गया आपका -8.85 इंटू 10⁻9 कूलम। ये आवेश का मान ऋणात्मक होगा, इसका मतलब फ्लक्स अंदर की ओर आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ये आईपीएफटी में भी ये क्वेश्चन आया है, इसलिए आप नीट के लिए भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स पर विशेष ध्यान दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कल मैं केवल नीट के ही क्वेश्चन कराऊंगा इसमें न्यूमेरिकल्स। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान आवेशित चालकी गोले का व्यास 2.4 मीटर है तथा गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो गोले का आवेश याद करो। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है। यानी ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर whose radius diameter is 2.4 meter, इसका the surface charge density of the sphere is 80 microcoulomb per meter square. Then find out the charge on the sphere. Second, the total electric flux passing through the sphere. तो इसके लिए हमें गिवन है, सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। गिवन है diameter is equal to 2.4 meter and radius is equal to 1.2 meter. पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से डिनोट करते हैं 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। We have to find आवेश Q and phi. We know that surface charge density sigma is equal to Q upon A, यानी Q upon 4 pi r square. Q is the charge, and Q is equal to sigma into 4 pi r square. Then sigma की वैल्यू होती है, गिवन है आपको 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 pi r square और 3.14 into 1.2 into 1.2. This is equal to 1.4 into 10⁻³ कूलम। यानी कि इस स्फीयर के अंदर जो टोटल आवेश है that is equal to 1.4 into 10⁻³ कूलम। Now we have to find out the total electric flux emerging out from that surface. Then phi is equal to, from the Gauss theorem, 1.4 into 10⁻³ upon 8.85 10⁻⁻12 Newton meter square per coulomb. That is equal to 1.6 into 10⁸ Newton meter square पर कूलम। ये न्यूमेरिकल है बच्चों। आप इस सब्जेक्ट चैप्टर का पूरे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना। एक न्यूमेरिकल और कराता हूं इस चैप्टर से संबंधित, और उसके बाद फिर अगली क्लास में नया चैप्टर में आपके लिए शुरू करूंगा। अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 25 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। मिल्कन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 into 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आदि की कोई तेल बूंद स्थिर रखी गई है। तेल का बूंद का घनत्व 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तेल के बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। In Milkan's oil drop experiment, in the electric field of 2.55 into 10⁻⁴ Newton per coulomb, a oil drop which had
12 electron in axis is in stationary position. Find out the radius of the oil drop, and the density of oil is 1.26 gram per centimeter cube. Given that G equal to 9.81 meter per second square and sigma is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. E माने E इलेक्ट्रिक चार्ज. तो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को पहले समझ लीजिए. मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक बंद बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में कोई चार्ज ऑयल ड्रॉप को डाला जाता है. उस चार्ज ऑयल ड्रॉप को बीच में स्टेशनरी करके उसकी मेजरमेंट किया जाता है कि इस पर चार्ज कितना है. इसके द्वारा हमने मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना की थी. अब इसमें मान लीजिए कोई बूंद है, ऑयल ड्रॉप है, जिसकी रेडियस स्मॉल r है. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रही है. क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है इसलिए नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. अतः इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जबकि इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स F ऊपर की तरफ लगेगा. जब ये स्टेशनरी पोजीशन में है तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स F इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड इट्स वेट mg विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी विल बी इक्वल. हमें भी दिया हुआ है E इक्वल टू 2.55 इंटू 10 टू the power 4 न्यूटन पर कूलम. घनत्व यानी रो इज गिवन 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1.26 किलोग्राम 26 इंटू 10 टू the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. G is equal to 9.81 meter per second square and Q is equal to NE, यानी N is 12 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. From the equilibrium position, force F is equal to Q into E, this will equal to mg. QE is equal to mass is equal to volume into density. अरे बात डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ से मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो. यहाँ पर रख देंगे 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो इंटू जी. देन हमें आर की वैल्यू पता करनी है, तो आर क्यू इक्वल टू आ जाएगा 3QE अपॉन 4 पाई रो जी. वैल्यू पुट कर देंगे हम 3 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 2.55 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन 4 3.14. रो की वैल्यू दी हुई है 1.26 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू जी की वैल्यू दी हुई है 9.81. आर क्यू इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर क्यू इक्वल टू आएगा 9.81 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर क्यूब. तो आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू आएगी 9.81 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर. अतः बूंद की त्रिज्या इतनी ही होगी जो हमने ज्ञात की है. ये न्यूमेरिकल आप लोग विशेष रूप से कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये कंपटीशन में भी आता है. दैट्स ऑल.